नमस्कार दोस्तों, उत्कृष्ट ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मैं गुरप्रीत सिंह आपका अभिनंदन करता हूं, आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर उपस्थित हुआ हूं, जो है राजस्थान लोक सेवा आयोग कि लोक सेवा क्या है, इसकी अब हमें आवश्यकता क्यों पड़ी। सर्वप्रथम हम इस पर बात करते हैं। जो अपने बात होगी ब्रिटिश शासनकाल में। उस समय क्या हुआ था कि लोक सेवाओं के जो चयन की प्रक्रिया होती थी वो हैलीबेरी कॉलेज की चयन समिति द्वारा तथा बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा की जाता था, यानी कि जो चयन किया जाता था। लेकिन उसके बाद में 1854 में मैकाले की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई, जिसमें क्या हुआ कि प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर जो है लोक सेवकों के गठन की बात की गई। सर्वप्रथम ध्यान रखने योग्य बात है कि भारतीय परिदृश्य में किस समिति के द्वारा सर्वप्रथम प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर लोक सेवकों की नियुक्ति की बात कही गई थी, वो थी मैकाले समिति 1854। इसके बाद भारतीय सिविल सेवा की पहली प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन 16 जुलाई 1855 को लंदन में हुआ। कब हुआ? 16 जुलाई 1855 को। और मैकाले समिति ने प्रतियोगिता के लिए आयु सीमा जो है वो 18 से 23 वर्ष निर्धारित की थी। 1860 में सिविल सेवा प्रतियोगी परीक्षा में प्रवेश की अधिकतम आयु सीमा को 22 वर्ष कर दिया गया। भारत में सिविल सर्विस में प्रवेश की आयु घटाने के विरोध में एक प्रबल आंदोलन हुआ था सुरेंद्रनाथ बनर्जी के नेतृत्व में। और फिर बात आती है 1886। वायसराय थे लॉर्ड डफरिन। आपको पता है कि कांग्रेस की स्थापना भी इन्हीं के काल में हुई थी। इस बात पर विचार करने के लिए कि सिविल सेवा परीक्षा में न्यूनतम आयु को बढ़ाया जाए या नहीं, तथा परीक्षा भारत और इंग्लैंड में एक साथ ली जाए या नहीं, एक आयोग गठित कर दिया, एचिसन आयोग, जिसके अध्यक्ष थे सर चार्ल्स एचिसन। आयोग ने अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की, जिसमें क्या कहा गया कि इंग्लैंड और भारत में जो एक साथ परीक्षा लेने का जो बात है उसका विरोध हुआ। हाँ, लेकिन परीक्षा में जो बैठने की वो अधिकतम आयु सीमा थी उसे 23 वर्ष भारत और इंग्लैंड दोनों में निर्धारित कर दिया। फलस्वरूप 1892 में निम्नतम आयु सीमा 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु सीमा हो गई 23 वर्ष। फिर बात होती है 1906 की। अब लंबा संघर्ष हुआ। उसके बाद सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा में प्रवेश की आयु निम्नतम 22 वर्ष तथा अधिकतम 24 वर्ष निश्चित की गई। उसके बाद में इस्लिंगस्टन आयोग के गठन किया गया 1912 में, जिसने अपनी रिपोर्ट में सिविल सेवा के लिए प्रतियोगी परीक्षा भारत और इंग्लैंड में एक साथ लेने का सुझाव प्रस्तुत किया। फिर अपने को पता है कि 1919 का भारत शासन अधिनियम आया, जिसमें सिविल सेवा परीक्षा एक साथ इंग्लैंड और भारत में लेने का निर्णय लिया गया, जो कि भारतीय लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी साबित हुआ, जिसे बाद में भारत में लोक सेवा के प्रति जो भावना थी वो उच्च स्तर पर बढ़ी। साथ ही सिविल सेवा में भारतीयों की संख्या बढ़ाने के लिए सिविल सेवा के उच्च पदों में से 1/3 पदों पर भारतीयों को नियुक्त करने का निर्णय लिया गया मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919 में। अब हुआ क्या कि 1922 में पहली बार सिविल सेवा की परीक्षा एक साथ आयोजित हुई लंदन और इलाहाबाद में।
इससे पूर्व 1855 से लेकर 1921 तक क्या होता था कि जो प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित होती थी वो लंदन में होती थी, लेकिन भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा सिविल सेवाओं को व्यवस्थित रूप प्रदान किया गया। अब इन्हें व्यवस्थित रूप प्रदान किया गया और नाम दे दिया गया केंद्रीय सेवाएं। इसी से आगे चलकर इम्पीरियल सेवाओं को जो है अखिल भारतीय सेवाओं के नाम से जाना गया। अब बात करते हैं अपने जो राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग है उनका जो गठन हुआ था वो किस प्रकार हुआ। इससे पूर्व मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 1926 में एक आयोग गठित हुआ था, ली कमीशन, जिसने पहली बार केंद्रीय लोक सेवा आयोग के गठन की बात कही थी, जिसमें एक अध्यक्ष और 4 सदस्य थे। और केंद्रीय लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष बनाए गए थे रोज बार्क। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत अब केंद्रीय लोक सेवा आयोग का नाम बदलकर संघीय लोक सेवा आयोग कर दिया गया, जिसे अपने 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान के लागू होने के बाद संघ लोक सेवा आयोग के नाम से जाना जाता है। बात करते हैं राजस्थान लोक सेवा आयोग। सर्वप्रथम इसके संवैधानिक प्रावधानों की बात करते हैं जो दिए गए हैं भाग 14 में और अनुच्छेद दिए गए हैं 315 से 323 तक। और इसका मुख्यालय अजमेर में वर्तमान में है। जो 1949 में इसके गठन के समय कहाँ पे था, जयपुर में था, जिसे 1956 में अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया। अब बात करते हैं अपने इसके बाद कि राजस्थान के बारे में, राजस्थानी पृष्ठभूमि के बारे में कि राजस्थान में क्या था अंग्रेजी शासनकाल के समय लोक सेवाओं का प्रारूप। तो 22 रियासतों में से केवल 3 रियासतों ने ही अपनी प्रशासनिक सेवाएं प्रारंभ की और भर्ती के लिए लोक सेवा आयोग की स्थापना की, जिनमें से पहली रियासत थी जोधपुर। 1939 में लोक सेवा आयोग की स्थापना की। दूसरी रियासत थी जयपुर। 1940 में इसने अपनी रियासत में लोक सेवा आयोग की स्थापना की। और तीसरी रियासत थी बीकानेर 1946 में। बात करते हैं इसकी शॉर्ट ट्रिक के बारे में, जो है जज्बा, जैसे जोधपुर और जैसे जयपुर और वैसे बीकानेर। इसके बाद अपने बात करेंगे अनुच्छेद 315 एक के बारे में। अनुच्छेद 315 एक बात करता है संघ व राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग के गठन की, जिसमें संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा और राज्यों के लिए भी एक लोक सेवा आयोग होगा। अर्थात जो आरपीएससी का गठन हुआ है वो अनुच्छेद 315 एक के तहत हुआ है। इसके बाद अनुच्छेद 315 दो में 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग के गठन की बात इसमें कही गई है। इसके बाद बात करते हैं अपने अनुच्छेद 316 लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति व कार्यकाल। जो नियुक्ति की जाती है वो राज्यपाल के द्वारा की जाती है मुख्यमंत्री की सलाह पर। इसके बाद में कार्यकाल की बात करते हैं तो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष की अवधि या 62 वर्ष की आयु, इनमें से जो भी पहले हुआ हो। यह बात कही गई है अनुच्छेद 316 दो में। लेकिन बात करें केंद्रीय परिदृश्य में तो यह 6 वर्ष की अवधि व 65 वर्ष की आयु तक
कार्यकाल होता है। इसके बाद लोक सेवा आयोग के सदस्य अपनी पदावधि की समाप्ति के बाद पुनर्नियुक्त नहीं किए जा सकते। अनुच्छेद 316(3) में यह बात कही गई है। उसके बाद ये अपना जो त्यागपत्र है वो राज्यपाल को संबोधित करके सौंपते हैं। और इसके बाद अनुच्छेद 317 लोक सेवा आयोग के सदस्यों की बर्खास्ती व निलंबन के बारे में बात करता है, जो कि बर्खास्ती व निलंबन राष्ट्रपति के आदेश पर अनुच्छेद 145 में विहित प्रक्रिया के आधार पर अगर उच्चतम न्यायालय दोष सिद्ध ठहरा देता है तो अध्यक्ष व सदस्य को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है, यानी कि उन्हें हटाया जा सकता है। और इन्हें हटाने का केवल मात्र एक ही आधार है, वो है कदाचार के आधार पर। इसके बाद अपने बात करते हैं अनुच्छेद 318 आयोग के कर्मचारियों के सदस्यों की शर्तों के विनियमन की जो शक्ति है उसकी बात की गई है, जो कि राज्यपाल को प्राप्त होती है कि इनकी संख्या कितनी होगी, इनको वेतन किस प्रकार से दिया जाएगा। इसके बाद आयोग के सदस्य द्वारा सदस्य न रहने पर जो उस पर प्रतिबंध लगाया जाएगा या लगाया गया है उसके बारे में जो बात की गई है वो अनुच्छेद 319 में की गई है। इसके बाद अनुच्छेद 320 में लोक सेवा आयोग के जो कर्तव्यों की सूची दी गई है कि इनके क्या कर्तव्य हैं, कि इन्हें लोक सेवकों की भर्ती करना है, उनका जो पदोन्नति करना है, उनके बारे में विस्तार से उल्लेख किया गया है। और अनुच्छेद 321 में लोक सेवा आयोग जो है उसके कर्तव्यों में वृद्धि की शक्ति दी गई है, जो कि राज्यपाल के पास होती है। और अनुच्छेद 322 में लोक सेवा आयोग का विस्तार किया, यानी कि इसकी सदस्य संख्या में बढ़ोतरी करना, जिसके बारे में मैं आपसे आगे चर्चा करूंगा कि राजस्थान में सदस्य संख्या में किस प्रकार से बढ़ोतरी हुई है। और अनुच्छेद 323 लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट जो है वो राज्यपाल को सौंपेगा लोक सेवा आयोग, जिसके आधार पर राज्यपाल इससे जो भी नियुक्तियां करवानी हैं या फिर जो भी इससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उन पर चर्चा करने के बाद ही वो रिपोर्ट आगे अपने जो राज्य विधानमंडल है वहाँ पे प्रस्तुत होती है। अब बात करते हैं कि राजस्थान लोक सेवा आयोग का गठन कब किया गया। अध्यादेश जारी हुआ था 16 अगस्त 1949 को, ठीक है। राजा मान सिंह द्वितीय के द्वारा ये अध्यादेश जारी किया गया था, जो जयपुर के थे। जिसके बाद में 20 अगस्त को राजपत्र में इस अध्यादेश को प्रकाशित किया गया, जिसके बाद अपने मान सकते हैं कि आरपीएससी की स्थापना 20 अगस्त 1949 को हुई। 1949 में आरपीएससी का मुख्यालय जयपुर में बनाया गया, जिसे बाद में 1956 में राज्य पुनर्गठन के बाद सत्यनारायण राव समिति, जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण समिति है, इसकी सिफारिश पर इसे अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया। अब बात करते हैं 20 अगस्त 1949, जो इसके प्रथम अस्थायी अध्यक्ष थे ना, प्रथम अस्थायी अध्यक्ष वो बनाए गए थे सर एस.के. घोष को। अट्ठाईस जुलाई 1950 प्रथम स्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर S.C. त्रिपाठी को, जो दूसरे अध्यक्ष भी थे। और फिर बात आती है 8 अगस्त 1951 तीसरे अध्यक्ष बनाए गए डॉक्टर श्री D.S. तिवारी को, जिनका कार्यकाल रहा था सबसे लंबा। तो पूछे कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष जिनका कार्यकाल सबसे लंबा रहा, तो उनका नाम है D.S. तिवारी,
जिन्होंने 8 अगस्त 1951 से लेकर 20 जनवरी 1958 तक पदभार ग्रहण किया था। और सबसे छोटे कार्यकाल की बात करें तो 19वें अध्यक्ष थे श्री PS यादव, जिन्होंने मात्र 37 दिनों का ही कार्यकाल था, जिन्होंने 1 अगस्त 1997 से 6 नवंबर 1997 तक उनका कार्यकाल रहा। मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, 1 अक्टूबर 1997 से 6 नवंबर 1997 तक उनका कार्यकाल रहा। अब बात करते हैं कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के जो कार्यों को नियमित करने के लिए जो 1951 में कुछ महत्वपूर्ण नियम पारित किए गए। पहला नियम था राजस्थान लोक सेवा आयोग सेवा की शर्तें नियम 1951। दूसरा, राजस्थान लोक सेवा आयोग सेवा कार्यों की सीमा नियम 1951। इसके बाद अपने बात करते हैं इसकी जो सदस्य संख्या है उसमें किस प्रकार से जो बढ़ोतरी की गई। 1949 जब इसकी स्थापना हुई थी तो इसमें 1 अध्यक्ष और 2 सदस्य थे, अर्थात कुल 3 सदस्य। फिर 1968 में 1 अध्यक्ष प्लस 3 सदस्य कर दिए गए। 1973 में सदस्यों की संख्या जो बढ़ाकर 4 कर दी गई अध्यक्ष के अलावा। और 1981 में 1 अध्यक्ष प्लस 5 सदस्य। वर्तमान की बात करें यानी कि सन 2011 में जो सदस्य संख्या है उसे बढ़ाकर जो कर दिया गया है 5 से 7, अर्थात 1 अध्यक्ष व 7 सदस्य, यानी कि अध्यक्ष सहित कुल 8 सदस्य। वर्तमान संदर्भ में कुल जो सदस्य हैं वो 8 हैं, 1 अध्यक्ष प्लस 7 सदस्य। इसके बाद अपन बात करते हैं आयोग की जो सांगठनिक संरचना है कि आयोग किस प्रकार से कार्य करेगा, आयोग के कितने संभाग होंगे। तो आयोग का 6 संभाग होंगे, जिनमें से पहला संभाग है प्रशासनिक संभाग, जो कि आयोग से संबंधित जो भी प्रशासन से संबंधित जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उन पर चर्चा करेगा। दूसरा है भर्ती संभाग, अर्थात भर्ती प्रक्रिया का विनियमन करना इसका प्रमुख कार्य है। तीसरा है परीक्षा संभाग, परीक्षा का संचालन करना और परीक्षा केंद्रों का आवंटन करना या उन्हें संचालित करना, यह कार्य है परीक्षा संभाग का। फिर है लेखा संभाग, अर्थात जो भी व्यय होगा, जितने रुपए खर्च होंगे, उनके बारे में जो भी जानकारी होगी वो लेखा संभाग के पास होगी। विधि संभाग, अर्थात RPSC से संबंधित जो भी अब अपने देखते हैं कि रिट जारी हो जाती है तो उनसे संबंधित जो भी का यानी कि चर्चाएं होगी वो विधि संभाग ही करेगा, अर्थात जो उच्च न्यायालय में जो चर्चाएं होंगी वो RPSC की ओर से विधि संभाग के द्वारा की जाएगी। छठा है शोध संभाग, अर्थात इसमें है कि जो भी महत्वपूर्ण आगे जो भी परीक्षाएं होंगी उनमें किस प्रकार से और उनका बेहतरीन और सुचारू ढंग से संचालन किस प्रकार हो, इसकी बात जो है वो शोध संभाग सोचता है और उनके बारे में चर्चाएं करता है। अब बात करते हैं अपने आयोग के कार्य एवं दायित्व, यानी कि राज्य की प्रशासनिक, पुलिस, लेखा, सहकारिता आदि सभी सेवाओं के रिक्त पदों व नवसर्जित पदों पर भर्ती करता है आयोग। और राज्य की सिविल सेवाओं में जो भी परीक्षाएं हैं उनका संचालन करता है। और पदोन्नति करने का अधिकार जो है वो 320 के भाग 3 में सरकार को आयोग का परामर्श लेना आवश्यक है, तभी सरकार अधिकारियों का पदोन्नयन कर सकती है। अनुच्छेद 323 के अनुसार आयोग प्रतिवर्ष अपने जो कार्यकलाप है तथा भर्ती, पदोन्नति, वरिष्ठता निर्धारण, इनसे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं और इसकी जो भी रिपोर्ट है वो राज्यपाल को प्रेषित करेगा अनुच्छेद 323 के आधार पर। और इसकी जो भूमिका है वो संविधान
राज्य लोक सेवा आयोग को राज्य में मेरिट पद्धति के वॉचडॉग के रूप में देखता है। इसकी भूमिका राज्य सेवाओं के लिए भर्ती करना व प्रोन्नति या अनुशासनात्मक विषयों पर सरकार को सलाह देना है। यह एकमात्र राज्य का केंद्रीय प्राधिकरण है। इसकी प्रकृति सलाहकारी है, यह किसी प्रकार से बाध्यकारी नहीं है। इस पे सलाह ही होगी, किसी प्रकार की बाध्यता नहीं होती है। इसके बाद अपने बात करते हैं इसके वर्तमान जो अध्यक्ष हैं आरपीएससी के दीपक उप्रेती साहब हैं, जो 2018 से निरंतर वर्तमान तक कार्यरत हैं। इसके जो प्रथम सचिव थे वो थे श्याम सुंदर शर्मा, जिन्हें 20 जनवरी 1950 को नियुक्त किया गया। अब मैं आपके लिए कुछ मोटिवेशनल क्वेट्स लेकर उपस्थित हुआ हूँ। चलता रहूँगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊँगा, या तो मंजिल मिल जाएगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊँगा। धन्यवाद।